तो मैं अमित शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल लेके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीए प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए राजनीति विज्ञान का पेपर फर्स्ट जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बताया था, उसमें आपको राजनीति के बारे में बताया था। इसमें आपको मैं बताऊंगा कुछ नया अलग टॉपिक लेके आओ दोस्तों। तो ये आपका सेमेस्टर वाइज यानी कि बैक टू बैक क्लासेस चल रही है आपके। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो नज़दीक है, तो इससे आपके सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट अंत तक। क्या होता है दोस्तों कि आप लोग कभी कभी इस तरीके से हो जाते हैं कि हमें पेपर हमारा नज़दीक आ गया है, तो आपको अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपने वीडियो को तो अच्छे तरीके से देखते चलिए और अपना सिलेबस भी तैयार करते रहिए। तो ये राजनीति विज्ञान के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है। चलिए लेके चलते हैं आपके प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ बताया था। अब सेकेंड वीडियो यानी कि जो आपका इसका राजनीति विज्ञान का सेकेंड वीडियो है दोस्तों, फर्स्ट अध्याय 1 का। तो सारे मैंने आपको डिवाइड कर दिया है कि कितने वीडियो में कैसे कितने क्वेश्चन आपके आएंगे। तो सारी चीज़ें इसमें आपको मैंने क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये आपका चल रहा है दोस्तों सेशन आपका बहुत ही अच्छा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस तरीके से हमारे आने वाले वीडियो आप लोग को तक मिलती रहेगी, तो आप लोग को कोई डिस्टर्बिंग पॉइंट नहीं होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका है दोस्तों इस तरीके से। प्रश्न है, अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के मानकीय अनुभावश्रित उपागमों में अंतरों की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आपका पेपर रहेगा दोस्तों। पेपर में प्रश्न इस तरीके से कुछ रहेंगे आपका, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के बारे में आपको यहाँ जानना है। अब आपको चलिए लेके चलते हैं। मानकीय और अनुभावश्रित उपागम में आदर्शी आपका हेडिंग है, यानी कि मानकीय और अनुभावश्रित उपागम यानी आदर्शी। राजनीतिक सिद्धांत में आदर्श तथा वास्तविकता यानी आइडियल्स ऑफ रियलिटी, मूल एवं तथ्य वैल्यू ऑफ फैक्ट दोनों का समावेश है। अतः राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए हम जिन दो उपागमों में अंतर करते हैं वे आदर्शी तथा अनुभविक है। आदर्शी सिद्धांत का संबंध राजनीतिक न्याय, राज्य स्वतंत्रता आदि के बारे में विभिन्न राजनीतिक विचारों के व्यापक चिंतन से, यानी कि जो आपका आदर्शी सिद्धांत है वो राज्य, न्याय, राजनीति, स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करने के चिंतन में रखता है। यह चिंतन जो अधिकतर दार्शनिक प्रकृति का होता है, जो ग्रीक राज्यों से लेकर वर्तमान समय तक सार्वजनिक राजनीतिक चिंतन की एक सुस्पष्ट परंपरा रही है। राजनीतिक सिद्धांत की इस धारणा को राजनीतिक दर्शन या आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये आपका सेशन चल रहा है, टॉपिक है दोस्तों कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके इस पेपर में। और सबसे ज़्यादा आपका एक टॉपिक पूछा जाने वाला था क्वेश्चन में आपके। तो ये आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको ये आपको राजनीतिक सिद्धांत की इस धारणा में आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत में बताया। अब आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत का काल्पनिक अथवा दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें राजनीतिक सिद्धांत नैतिक शास्त्र, दर्शन अथवा नैतिकता के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसमें नैतिक मुद्दे उठाए जाते हैं। इस विश्वास के साथ एक व्यक्ति अनिवार्यतः एक अच्छा प्राणी है और वह अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर अच्छा कार्य करना चाहता है। इसका विश्वास है कि इस विश्व एवं इसकी घटनाओं का तर्क, उद्देश्य तथा लक्ष्य का सिद्धांतकार की तर्क बुद्धि, अंतर्बोध, अनुभव एवं अंतर्दृष्टि के आधार पर की गई व्याख्या द्वारा समझा जा सकता है। यह नैतिक मूल्यों की दार्शनिक कल्पना की योजना है। उत्पत्ति मूलक आरेंट ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है, जो मानती है कि शक्ति लोगों का समर्थ बनाती है। जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिलकर सहभागी उद्यम यानी शेयर्ड एंटरप्राइज पे काम करते हैं, तब यह शक्ति उत्पन्न होती है। इस अर्थ में किसी व्यक्ति के पास शक्ति होने का आधार यह है कि वह नैतिक रूप से जिम्मेदार मनुष्य के रूप में काम करने में समर्थ है। किसी काम को करने की शक्ति यानी पावर टू के रूप में शक्ति को एक अलग तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री टॉलकाट पार्सन्स
ने राजनीतिक शक्ति के अलग विवरण पेश किया है। कौन सा है? इसमें यह माना गया है कि आर्थिक व्यवस्था में जो भूमिका पैसे की होती है, सामाजिक व्यवस्था में वही भूमिका शक्ति की होती है। उनके अनुसार जिस प्रकार पूरे समाज में पैसे का संचरण होता है, उसी प्रकार समाज में शक्ति का संचरण भी होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह पैसा होने से कोई व्यक्ति आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं को हासिल कर सकता है, उसी तरह शक्ति संपन्न व्यक्ति में राजनीतिक दायित्व को पूरा करने की क्षमता आ जाती है। जिस तरह पैसे का संचरण होता है, उसी तरह शक्ति का भी संचरण होता है। इस प्रकार पार्षण शक्ति के मदद करने की फैसिलिटेटिव आयाम और अव्यवस्थित चरित्र यानी कि सिस्टमेटिक कैरेक्टर दोनों पर ही प्रकाश डालते हैं। शक्ति का मददकारी आयाम इस बात पर जोर देता है कि शक्ति काम करने की क्षमता है। शक्ति का व्यवस्थित चरित्र यह है कि शक्ति कुछ खास लोगों की संपत्ति न होकर पूरी सामाजिक व्यवस्था की संपत्ति है। स्टीवन ल्यूक और त्रिविमी उपागम यानी कि स्टीवन ल्यूक और त्रिविमी उपागम शक्ति की अवधारणा के संबंध में वाद विवाद को देखते हुए स्टीवन ल्यूक ने इस बात पर जोर दिया है कि शक्ति बुनियादी रूप से विवादास्पद अवधारणा है। इस विचार को सबसे पहले W.B. गैली ने अभिव्यक्त किया है, जिसमें इसमें मुख्य तर्क यह है कि बहुत सी ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिनके वर्णन के साथ कोई ना कोई मूल्य जुड़ा रहता है, अर्थात ये मूल्य भारित यानी वैल्यू लेडन होती है। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को कला या आर्ट की संज्ञा देते हैं या किसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहते हैं। ऐसे करके आप किसी वस्तु या व्यवस्था को वस्तुपरक या ऑब्जेक्टिव रूप से वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि इनके साथ कुछ मूल्य भी जोड़ते हैं। इस वर्णन में स्पष्ट तरीके से गैर कला या गैर लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष तरीके से अवमूल्यन किया जाता है। विलियम कार्नोली के अनुसार जब हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो हम किसी निश्चित हित, उद्देश्य या मानक से एक स्थिति के बारे में बताते हैं। हो सकता है कि कोई विवरण पूरी तरह से मूल्य मुक्त यानी वैल्यू फ्री लगे, लेकिन फिर भी व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव होता है। इसका कारण यह है कि यह विवरण करने वाले व्यक्ति की इच्छा, मकसद या स्थिति समाहित यानी कि एम्बेडेड होता है। ल्यूक के अनुसार राजनीतिक शक्ति के 3 आयाम हैं। कौन कौन से? इनमें इस बात की व्याख्या होती है कि वे राजनीति की बुनियादी रूप से विवादास्पद अवधारणा क्यों मानते हैं। नंबर का है आपका, उनकी पहला कौन सा अवधारणा था? सबसे स्पष्ट स्तर है शक्ति का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि एक समूह के शक्तिशाली हितों को दूसरे समूह से ज़्यादा वरीयता मिले। यह दृष्टिकोण डाल के विचारों के सबसे नज़दीक है। हमने अध्याय की शुरुआत में इस पर विचार किया है। खा नंबर है आपका। कई बार शक्ति का प्रयोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जा सकता है कि कुछ मुद्दे या विकल्प कभी भी वाद विवाद के लिए सामने नहीं है, अर्थात शक्ति खुद वाद विवाद के एजेंट को तय कर सकती है। ऐसा करते हुए कुछ निश्चित मुद्दों को विवाद से बाहर रखी जा सकती है। शक्ति का यह दृष्टिकोण पीटर बैकरेक और मार्टन बैरेज द्वारा पेश किया गया है। उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि राजनीति सिद्धांतकार सिर्फ स्पष्ट या है ऊपरी स्तर पर काम करने वाली शक्ति पर विचार करेंगे, तो वे इस बात के प्रति अनजान रह सकते हैं कि भागीदारों की स्पष्ट समानता की स्थिति शब्दों के रूप में आदर्शी सिद्धांतों में ऐसे सिद्धांतों का समावेश किया जाता है जिनका संबंध मुख्यतः मानकों का मूल्यांकन करना, व्यवहार के स्वरूपों को निर्धारण करना तथा जीवन के स्वरूपों एवं संस्थागत ढांचों के बारे में परामर्श देना। आदर्श राजनीति सिद्धांत का राजनीति दर्शन में पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरह काफ़ी झुकाव है, क्योंकि इसके अच्छे जीवन में गुड लाइफ की धारणा का स्रोत वही है और संपूर्ण आदर्शों के निर्माण के प्रयत्नों के एक ढांचे के रूप में भी इसका ही प्रयोग होता है। जॉन प्लेमनाज ने इस राजनीतिक सिद्धांत का सरकार के उद्देश्यों में संबंधित क्रमबद्ध चिंतन के रूप में परिभाषित किया है। उसने राजनीतिक सिद्धांत को नैतिक सिद्धांत के साथ
निकटता जोड़ा है। आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत की शानदार परंपरा रही है, जो ग्रीक राज्यों के प्लेटो एवं अरस्तु से आरंभ होकर 20वीं शताब्दी की उदारवादी एवं मार्क्सवादी परंपरा एक निर्बाध चलती आ रही थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे अनुभाविक सिद्धांत ने चुनौती दी। अनुभाविक सिद्धांत ने सिद्धांतों के परीक्षण तथा तथ्यों पर आधारित कानून जैसे सामान्यीकरण के माध्यम से राजनीतिक जीवन के क्रमबद्धीकरण पर बल दिया। ऐसी परिस्थितियों में आदर्शी सिद्धांत की सुसंगतता काफ़ी कम हो गई, जिनका पुनर्जागरण 1970 के दशक में संभव हुआ। आदर्शी सिद्धांत की जड़ें क्लासिकी युग में है। राजनीतिक सिद्धांतों के पुराने दार्शनिकों की राजनीतिक में रुचि व्यापक जांच पड़ताल के एक अंग रूप में थी। अतः राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक पक्ष था, यानी का वर्णन एवं चर्चा बड़े व्यापक स्तर पर की। क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत में ग्रीक, रोमन तथा ईसाई चिंतकों एवं तथा दर्शन का समावेश किया जाता है। अब क्लासिकी राजनीतिक चिंतन के दो महान दार्शनिक प्लेटो तथा अरस्तु हैं। इनके युग में राजनीतिक सिद्धांत का विचार तथा तीसरा आपका होगा दर्शन शास्त्र का परंपरा, तीनों को निहित में किया जाता था। राजनीति से अभिप्राय था कि सार्वजनिक कार्यों में हिस्सेदारी। सिद्धांत का अभिप्राय था पर्यावेक्षण के आधार पर प्राप्त किया गया क्रमबद्ध ज्ञान तथा दर्शन शास्त्र से अभिप्राय था विश्वस्त ज्ञान की खोज, एक ऐसा ज्ञान जो लोगों को सामूहिक जीवन में व्यवहार के स्तर पर अधिक समझदार बना सके। अतः राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ था कि सार्वजनिक कार्यों से संबंधित विश्वस्त ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला क्रमबद्ध ज्ञान जांच पड़ताल। तो ये आपका क्या था, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। तो इस तरह से ल्यूवेनहॉक ने अपनी जो तीनों समस्याएं बताई थी, वो उन्होंने आपको जानकारी देने की पूरा ज्ञान दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ साथ, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। नंबर 1 आपका हो गया यानी कि आदर्शी सिद्धांत का कुछ विशेषताओं को इस प्रकार रेखांकित किया है कि आदर्शी सिद्धांत को कैसे विशेषताएं दी गई है। इसमें आपको राजनीतिक सिद्धांतों पर दर्शन शास्त्र का प्रभुत्व था कि प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, रॉल्स जैसे महान दार्शनिक चिंतन के कार्य क्षेत्र की व्यापकता एवं विषय क्षेत्र के कारण महान है। वे राजनीतिक चिंतकों से बढ़कर है। यहाँ राजनीतिक सिद्धांतों में इनका वर्णन, व्याख्या, आदेशात्मक तथा मूल्यांकन सभी निहित है। नंबर 2 आपका आ गया आदर्शी सिद्धांत सर्वोत्तम अच्छाई यानी कि अल्टीमेट गुड सर्वोत्तम अच्छाई अल्टीमेट गुड में विश्वास करता है तथा राजनीतिक अच्छाई को इसका एक भाग मानता है। यह राज्य को इस पृथ्वी पर व्यक्ति के जीवन के नैतिक ढांचे का एक अंग मानता है। राज्य का उद्देश्य अच्छे जीवन को प्रोत्साहित करना। हालांकि यह भी एक चर्चा का विषय रहा कि वरीयता किसे दी जानी चाहिए, व्यक्तिगत अच्छाई को या सामूहिक अच्छाई को। यहाँ क्लासिकी परंपरा का विचार था कि सामूहिक अच्छाई में समाज का एक सदस्य होने के नाते व्यक्ति की अच्छाई समाविष्ट है और व्यक्ति इसे केवल एक सामाजिक सदस्य के रूप में ही प्राप्त कर सकता है। वहाँ उदारवाद ने इस परंपरा को स्वीकार नहीं किया तथा सामूहिक अच्छाई को व्यक्तिगत अच्छाई पर निर्भर दिया, अर्थात व्यक्ति की भलाई में ही समाज की भलाई है। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि अगर समाज की भलाई है तो उसी में उसकी। अब आपका तीसरा आ गया दोस्तों आदर्शी सिद्धांत राजनीतिक संपूर्णता यानी पॉलिटिकल होल में विश्वास करता है, अर्थात सिद्धांत संपूर्ण, व्यापक तथा अंतर्विष्ट होने चाहिए। इसमें शासन, युद्ध कला, धार्मिक रीति रिवाज, आर्थिक समस्याएं एवं वर्ग संबंध तथा अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी धारणाएं सभी निहित होने चाहिए। सरकार के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की खोज क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय रहा। नंबर 4 आपका क्या आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः जिस स्तर पर सैद्धांतिकरण करते हैं वह है राजनीतिक जीवन में क्या होना चाहिए ना कि क्या है, अर्थात इसमें इसका संबंध नैतिक दर्शन से संबंधित प्रश्नों तथा सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले
आधारभूत प्रश्नों के उत्तर देना है। इनकी चिंता क्या हो रहा है के प्रति कम तथा क्या होना चाहिए के प्रति अधिक है। ये राज्य के सदस्यों के लिए स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, सहयोग, शांति आदि जैसे मूल्यों के महत्व पर बल देते हैं। नंबर 5 आपका आ गया आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत यानी आदेशमक की प्रिस्क्राइबेटिव होते हैं क्योंकि ये मूल्यांकन के कुछ मानक निश्चित करते हैं जिनके माध्यम से हम किसी व्यवस्था की कमियों की जांच कर सकते हैं और उनमें सुधार करने का उपाय सुझा सकते हैं। इनका चरित्र आदर्शात्मक क्योंकि ये समाज के लिए कुछ नैतिक आदर्शों का निर्माण करते हैं। कोबान के अनुसार आदर्शात्मक सिद्धांत का कार्य एक मानदंड अथवा निर्णय प्रदान करना होता है। इसी तरह प्लेनाज में भी लिखते हैं कि इस प्रकार के सिद्धांत का उद्देश्य कुछ एक मूल्यों के प्रति कटिबद्धता आश्वस्त करना होता है। नंबर 6 आपका आ गया आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय यानी आदर्श राज्य आइडियल स्टेट तथा सरकार का सर्वश्रेष्ठ अस्थायी स्वरूप ढूंढना रहा है। क्लासिकी परंपरा के लेखकों की रचनाओं में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जैसे शासन किसे करना चाहिए तथा क्यों, सरकार का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है, राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सरकार को किन नियमों अथवा कानून का पालन करना चाहिए आदि। राजनीतिक सिद्धांतों का मुख्य संबंध समाज में होने वाले विवादों, संघर्षों के कारणों की जांच पड़ताल करना, उनका विश्लेषण करना, न्याय के उन नियमों का पालन करना था जो राजनीतिक संस्थाओं के लिए भौतिक एवं गैर भौतिक पदार्थों के वितरण के लिए एक मार्ग निर्देशक का कार्य कर सके। एक आदर्श राज्य की खोज ने किसी सिद्धांत का व्यवहारिक स्तर पर लागू करने तथा इसकी प्रक्रिया अनुभव प्राप्त करने का अमूल्य साधन प्रदान किया है। समग्र रूप से आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत के आदेशात्मक, काल्पनिक, मूल्यांकित वैल्यू एंड लैडर तथा क्या होना चाहिए यानी और से संबद्ध है। नंबर 7 आदर्शी राजनीतिक सिद्धांतों के कुछ नियामक चिंताओं यानी रेगुलेटिव कंसर्न का पर आधारित है, अर्थात वे आधार जिन पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। वे मान्यताएं इस दृष्टिकोण से मौलिक हैं कि उन्हें पहले से ही मानकर चला जाता है। उदाहरण के लिए हाब्स की राजनीतिक प्रबंधों के बारे में चर्चा मानवीय विवेक तथा नियत की कुछ निरंकुश मान्यताओं पर आधारित है। दूसरा आदर्शी सिद्धांत यह आश्वस्त करने का प्रयत्न करते हैं कि इस आधारभूत मूल्यों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जाए। दूसरे शब्दों में राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को इन आधारभूत मान्यताओं में से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और उन्हें उचित ठहराया जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक सिद्धांतों में प्रमुख आदर्शी सिद्धांत है उदारवाद तथा इच्छा स्वतंत्रतावाद के विभिन्न स्वरूप, समुदायवाद, नारीवाद, मानवीय एवं विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद तथा गणराज्यवाद। आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत की प्रायः इस आधार पर आलोचनात्मक की जाती है कि ये काल्पनिक, अमूर्त, कारणकारी, निगमनिक, मीमांसात्मक, प्रकल्पित तथा स्वप्नदर्शी अनुभविक सिद्धांत के समर्थक आदर्शी सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि आदर्श अथवा मूल्य सापेक्षित होते हैं, सर्वमान्य नहीं तथा वे किसी संस्कृति से जुड़े हुए वैचारिक होते हैं। तथापि आदर्शी सिद्धांत का गुण यह है कि यह किसी लक्ष्य में से प्रेरित होते हैं। अब अनुभाविक श्राव अब आपका आ गया अनुभावश्रित उपागम यानी अनुभाविक। 20वीं शताब्दी में अमेरिका में राजनीतिक सिद्धांतों की एक नई शाखा का विकास हुआ जो बाद में अनुभविक वैज्ञानिक सिद्धांतों के नाम से प्रचलित हुई। हालांकि वैज्ञानिक तरीके से बजाय दार्शनिक के और तथ्यों पर आधारित बजाय सामाजिक और नैतिक मूल्यों के राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन काफ़ी पुराना है, परंतु इसे अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति बनाने का श्रेय अमेरिका के समाजशास्त्रियों का जाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मैक्स वेबर
ग्राहम वालास तथा बैटले आदि ने राजनीतिक सिद्धांतों के अनुभाविक दृष्टिकोण का विकास किया। इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक अध्ययन तथ्यों यानी फैक्ट्स। तो ये आपका दोस्तों, हमने आपको पहले आदर्शी सिद्धांतों के बताया, अभी मैं आपको अनुभवाश्रित उपहावम के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक दूसरा आ गया। अब चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हो। फैक्ट पर आधारित होना चाहिए। इसी तरह एक अन्य लेखक ने कि राज कैटलिन का विचार था कि राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान के साथ अंतर संबंधित होना चाहिए। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों ने एक नए राजनीतिक सिद्धांत का ही विकास को दिया। इन राजनीतिक वैज्ञानिकों में इन्हें शिकागो स्कूल का नाम भी दिया गया, जैसे चार्ल्स मरियम, हैरोल्ड लासबेल, गोल्सनेल, स्टुअर्ट राइस, बीओ की, डेविड एप्टर, डेविड स्टर्न आदि के नाम उल्लेखनीय है। इन नए राजनीतिक सिद्धांतों ने राजनीति के अध्ययन की राजनीतिक आदर्शों, मूल्यों और संस्थाओं से हटाकर इसे व्यक्ति और समूहों के व्यवहार के संदर्भ में राजनीति का अध्ययन के साथ जोड़ दिया। इस नए दृष्टिकोण का यह विचार था कि राजनीति का अध्ययन राजनीतिक समुदाय में रहते हुए व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार के विज्ञान की धारणा का क्रमबद्ध करना है, जो अनुभाविक शोध पर आधारित होगी, ना कि राजनीतिक दर्शन शास्त्र पर। जैसा कि डेविड ईस्टन ने लिखा है, चिंतन के स्तर पर क्रमबद्ध सिद्धांत दैनिक जीवन की वास्तविक अनुभवजन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुकूल है। अब अनुभाविक वैज्ञानिक सिद्धांत के कुछ खास विशेषताएं हैं जो इन अन्य धाराओं से अलग करती है। पहली क्या है? इस सिद्धांत का विश्वास है कि राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना और इस आधार पर कुछ भविष्यवाणी करना। इनका काम मूल्यांकन करना नहीं होता है और न ही किसी आदर्श राज्यों की स्थापना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुभव वैज्ञानिक सिद्धांत ने दर्शन शास्त्र से नाता तोड़ लिया। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत तक ही अर्थपूर्ण होते हैं जहां तक उनकी जांच की जा सकती है। दूसरा क्या था दोस्तों? राजनीतिक सिद्धांतों की अध्ययन मूल्यविहीन वैल्यू फ्री होना चाहिए। इनका संबंध केवल तथ्यों से है। सिद्धांतों का काम वर्तमान राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करना है, इस बात का मूल्यांकन करना नहीं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इनका संबंध इससे नहीं करना चाहिए कि कौन शासन करता है, किसे शासन करना चाहिए और क्यों, परंतु केवल इस प्रश्न से होना चाहिए कि कौन शासन कर रहा है और कैसे कर रहा है। राजनीतिक सिद्धांतों का संबंध समाज में व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि यह व्यवहार राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। इस बात की परवाह किए व्यवहार अच्छा है या बुरा। तीसरा आपका हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य के अध्ययन में से ना होकर राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन से भी है। चौथी नंबर आपकी है अनुभवी सिद्धांतों का आलोचनात्मक कार्यों में विश्वास नहीं है। सिद्धांतों का काम राज्य के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाना है नहीं है, बल्कि इनका संबंध यथास्थिति बनाए रखने, स्थायित्व, संतुलन और सामंजस्य से है। पांचवी विशेषता, इस सिद्धांत ने अन्य सामाजिक विज्ञानों द्वारा विकसित कई धारणाओं का राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अपनाया, जैसे शक्ति, अब विशिष्ट वर्ग, नीति निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति आदि। नेक्स्ट, मानकीय और अनुभवाश्रित उपागमों में संबंध। आदर्शी तथा अनुभवी सिद्धांतों में अंतर केवल विश्लेषणात्मक माना जाता रहा है। व्यवहारिक स्तर पर ऐसा कोई ही राजनीतिक सिद्धांत होगा जो अनन्य रूप से केवल है से संबंधित हो और उसमें चाहिए का तत्व पूर्णतः अनुपस्थित हो। इसी तरह ऐसा भी कोई सिद्धांत नहीं होगा जो केवल आदर्शों यानी अर्थात क्या होना चाहिए तथा सीमित और उसमें है का तत्व ना हो। दूसरे शब्दों में आदर्शी तथा अनुभवी सिद्धांतों में अंतर केवल क्या है
और क्या होना चाहिए के मिश्रण का अनुपात है। आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत में चाहिए का तत्व अधिक तथा है का तत्व अपेक्षाकृत कम, जबकि अनुभाविक सिद्धांत में है का अनुपात अधिक तथा चाहिए का तत्व अपेक्षाकृत कम है। दूसरा, ऐसा भी संभव है कि एक ही लेखक अपनी एक रचना में अनुभाविक अधिक हो और आदर्शी कम हो, और अपनी अन्य रचना में वह अधिक आदर्शी हो और अनुभाविक कम। उदाहरण के लिए मार्क्स का यूरोपीय पूंजीवाद का विश्लेषणात्मक अनुभाविक तथा तथ्यात्मक है, जबकि उसके द्वारा किया गया समाजवादी साम्यवादी समाज की भावी निरूपण अपेक्षाकृत अधिक आदर्शी, काल्पनिक तथा आदेशात्मक है। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, मार्क्स विचार एक अंश अत्यधिक अनुभाविक है, जबकि अनुभाविक सिद्धांत में है, जबकि दूसरा आदर्शी। केवल यही नहीं, पूंजीवाद वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग के शोषक की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए मार्क्स ने अधिशेष यानी मूल्य के सिद्धांत की रचना की, जो कारण आदर्शी सिद्धांतों के लिए राजनीतिक दर्शन तथा अनुभाविक सिद्धांत के लिए राजनीतिक सिद्धांत शब्दों में प्रयोग किया है। उसका तर्क है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चिंतन के बारे में बताता है, जबकि राजनीतिक दर्शन बुद्धिमत्ता का तलाश है। और दूसरे शब्दों में स्ट्रास ने राजनीतिक सिद्धांत शब्दों का प्रयोग राजनीतिक चिंतकों के वर्णनात्मक लेखा जोखा तथा राजनीतिक दर्शन के शब्द का प्रयोग राजनीतिक घटनाओं के आदर्शी चिंतन के लिए किया है और उच्च स्तर पर किया। अब कि जैसे हमें अनुभाविक सिद्धांत कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, वह हमें राजनीतिक वास्तविकता के पक्ष के बारे में बताते हैं, जबकि राजनीतिक दर्शन और उसके संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस तर्क की एक अन्य व्याख्या यह है कि जहां राजनीतिक सिद्धांत हमें केवल विशिष्ट यानी कि पार्टिकुलर के बारे में अवगत कराते हैं, वहां राजनीतिक दर्शन में सर्वव्यापक यूनिवर्सल ज्ञान से परिचित करवाते हैं। एक अन्य तर्क भी यह दिया गया जाता है कि अनुभाविक वास्तविकता में हमें जो देती है वह राजनीतिक घटनाओं में केवल सूचना मात्र होती है, जबकि राजनीतिक दर्शन में आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत उसे राजनीतिक वास्तविकता के मूल को समझने में सहायक करता है। भीखू पीख ने राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक सिद्धांत के एक अन्य आयाम की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है। उसके अनुसार दोनों में अंतर केवल एक ही बात की है, कौन सी है, कि हम राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। राजनीतिक दर्शन राजनीतिक का अध्ययन दार्शनिक तरीके से है। दार्शनिक प्रणाली का अभिप्राय है घटनाओं की आलोचनात्मक छानबीन तथा व्याख्या, जबकि अनुभव प्रणाली केवल उस घटना का तथ्यात्मक वर्णन होता है। तो इस तरीके से आपको मैंने राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताया और आपको अनुभाविक उपागम के बारे में मैंने बताया, अनुभवश्रित उपागम के बारे में बताया। तो ये आपको दोस्तों वीडियो कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपका पहली वीडियो, आपका जो सेकंड वीडियो था। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। साथ साथ आप लोग हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियो आपको अंत तक मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और आपको जो भी वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो ज़रूर मिलती रहेगी। आपको जो भी चैप्टर को चाहिए, चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। धीरे धीरे मैं और अन्य चैप्टर आज आपको अन्य सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा। और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।